एक साथ काम करना और एक ही बात होने में फर्क है। यहाँ से दूर रहो। समझे नहीं? ये कहा ये जाता है ना कि मन लगा के काम करो। कभी ये किसी ने नहीं कहा कि दिमाग लगा के काम करो, कहा किसी ने? मम्मा कहती है। मैं तो कहती हूँ बच्चों को कि दिमाग लगा के काम किया करो। मन नहीं है कोई बात नहीं। हाँ, मन तो तू तो समझदारों में आती हो है, इसमें कोई शक है क्या? और बड़ों को कहती है दिमाग मत लगाया करो। तो एक ये बहुत गहन समस्या है एक्चुअली शब्दों की, कि कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया सब शब्दों के चक्कर में, लोगों को क्लैरिटी है ही नहीं, और क्लैरिटी दी भी नहीं किसी ने। भैया मन लगा के काम करो, मन तो तुम अपनी मर्जी से लगा ही नहीं सकते ना, वो तो लगेगा या नहीं लगेगा, अपनी फ्री विल है। पर काम तो मन बता रहा है ना कि ये काम करो। पर जैसे काम डिफाइन कौन करता है? कई बार तो बुद्धि भी डिफाइन करती है ना, बुद्धि भी तो डिफाइन करती है काम। भी नहीं कर सकती, कैसे कर लेगी? बुद्धि ऐसे डिफाइन कर लेगी कि अभी अगर ये काम नहीं किया तो फिर कल थोड़ी देर बाद दिक्कत होगी। अरे तो ये तो विचार के बाद है ना, बुद्धि तो विचार के बाद आती है। काम जो है वो तो डिफाइन हो गया ना कहीं ना कहीं, फिर कर लूंगी, आज करूंगी, कल करूंगी, वो तो बात की बात है ना। हाँ, तो इसमें बुद्धि का रोल आ जाता है ना कि मेरे को आज कर लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, कल तक लेट है। तो यार तू मत कर बुद्धि। मैं तो सिर्फ ये बात कही है कि काम जो है डिफाइन कौन करता है, देता कौन है? मन। बस मालिक कौन है? सिर्फ मन थोड़ी है, सिचुएशंस भी होती हैं, एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, वो सब भी तो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। मन है कट्टर कर्म फल होगा। वो तो डिसीजन मेकिंग में आ गया ना, पहले काम आया फिर उसको डिसाइड करना है कि करना है नहीं करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। वो सारी सिचुएशन वगैरह तो बुद्धि का काम है ना, समझना देखना। पर काम डिफाइन किसने करा? अगर बाहर बारिश हुई अचानक से, अब कपड़े हटाने हैं वहां से, तो इसमें मन कहाँ है? बुद्धि ने देखा कि बारिश हो रही है और सेंसेस ने देखा और बुद्धि ने देखा। बुद्धि कैसे देख सकती है? सेंसेस ने देखा, आंखों ने देखा कि बारिश हो रही है। आंखें, जो इंद्रियां है सारी की सारी, वो मन से कनेक्टेड होती है। इंद्रियां मन से कनेक्टेड होती हैं। हाँ, कहानियां इंद्रियों में, कृष्ण ने महाभारत में क्लियरली बताया कि इंद्रियों में इंद्री जो सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय है वो है मन। बल्कि कृष्ण ने तो मन को भी इंद्री कहा है। हम ट्रेन की पटरी पे खड़े हैं, दूर से हमने सुना कि ट्रेन की आवाज आ रही है, कानों ने सुना कि ट्रेन की आवाज आ रही है और एकदम से पैर हट गए वहां से। तो इसमें कानों ने जब सुना तो उन्होंने मन को बताया कि ट्रेन की आवाज आ रही है, और मन ने बुद्धि तो तभी है ना, अगर तू सुसाइड करने के लिए वहां पड़े हो तो तुम क्यों उठोगे? तो डिसीजन है। हाँ, डिसीजन और उसमें भी कंफ्यूजन इतना है अगर, तो फिर कैसे काम करेगा? मुझे ये लगता था कि जो इंद्रियां हैं वो इनपुट बुद्धि को दे रही है। लगने से कुछ नहीं होता। तो जो इंद्रियां हैं वो इनपुट मन को देती है, फिर मन बुद्धि को देता है बेचारा। अरे फिर वही बात, जब मोटी बात को क्यों नहीं समझते तुम लोग? मालिक तो मन है। काम डिफाइन कौन करता है? बात ये हुई है कि काम डिफाइन कौन करता है, कैसे करना है नहीं। डिसाइड मन करता है, मन में तो आता है, बुद्धि करती है डिसाइड। है भैया? क्या आप बता रहे थे कुछ? भाई, काम जो है वो मन डिफाइन करता है, तभी तो विचार देता है। मन ने विचार दिया, फिर बुद्धि क्या करती है? तो उस विचार पर डिसीजन लेती है क्या करना है। ये जो सोच शब्द डाला है, ये सोचता है, तो सोचता कौन है? मन। मन सोच ही नहीं सकता। मन का काम तो देना है, सोचना है ही नहीं।
यही प्रॉब्लम है। बुद्धि सोचती है। भी सोचती है। अच्छा, मन ने डिफाइन किया कि ये करना है, तो बुद्धि ये सोचती है कि मैं कैसे करूं। मन ने तो काम कब करूं, define- कैसे करूं, क्यों करूं, नहीं करूं। अच्छा, नहीं करूं का भी डिसीजन ले सकती है बुद्धि। अरे बुद्धि की मर्जी है, वो जो मर्जी डिसीजन ले। ये तो मेरे को भी डाउट हो गया। ये जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो ये जैसे देखा, हमने देखा, तो फिर ये देख के मन को बताते हैं कि बुद्धि को। बताने की क्या जरूरत है यार। से कनेक्टेड है तो मन को एक्चुअली तो मन, जो ये सेंसेस हैं, इन सब सेंसेस को मन पढ़ता है। फिर तुमने कोई चीज देखी तो विचार ही तो आया। तुमने कोई चीज देखी अच्छी या खराब, तो उसका विचार ही तो आया कि अच्छी है या खराब है। तो वो डिसाइड किया बुद्धि ने, पर मन ने विचार दिया कि यार देख, मैंने देखा ये। तो भैया इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब मन की आंखें खुलने लगेंगी तो जागृत ज्ञान भंडार होगा। तन की आंखों से विज्ञान दिखेगा, मन की आंखें जब खुलने लगेंगी तब जागृत ज्ञान भंडार होगा। तो इसका मतलब है कि कर्मफल समझ में आने लगेंगे कि ये कर्मफल आने वाला है, इस कर्मफल को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है। इसका मतलब ये है कि अभी तो तन की आंखें जुड़ी हुई है मन से, लेकिन मन की आंखें भी एक होती हैं, वो जागृत होने लगेंगी तब तुमको समझ में आने लगेगा। मन की आंखें खुलने का मतलब है कि तुम्हें जो अपने मन क्या है, क्या गट्ठर है कर्मफलों का। बस, तो फिर वो कर्मफल का गट्ठर है और हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है उसके बारे में। ये उसमें क्या है, क्या है। अच्छा, मन की आंखें खुलने लगेंगी तो हमें वो गट्ठर समझ आने लगेगा कि इसमें क्या और है। क्या पूरा यार, ये क्या मतलब हुआ? पूरा अधूरा क्या होता है? मतलब समझ में आने लगता है कि हमारे पास क्या क्या कर्मफल हैं। मैंने रास्ता बता दिया। अब पूरा आता है अधूरा आता है, इससे मेरे को थोड़ी मतलब है, ये तो करने वाले के ऊपर है। अच्छा, जो लोग होते हैं जो उन्हें भविष्य का, भूतकाल का, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो मन की आंखें उनकी खुल गई होती हैं। हाँ, ये मन की आंखें खुलती कैसे हैं? ये योग्यता योग्यता बढ़ा करके। कोई भी चीज चाहिए उसके लिए योग्यता बढ़ानी है बस। अच्छा, योग्यता कैसे बढ़ेगी? मन के वो दशांश चक्र की गति जब अपने समय की गति के बराबर आता जाता है तो ही ये सब समझना शुरू आने लगता है ना सभी। खुलने लगता है ना, सारा कुछ खुलने लगता है जी। भैया एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट हम सुनते रहे हैं कि जब भी तुम ध्यान या अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो बिना गुरु के आगे मत चलो, क्योंकि तुम मिसगाइड हो सकते हो। तो ये मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट है या इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है? भाई सीधी सी बात है, रास्ता कोई तो बताएगा किस रास्ते पे चलना है। पर रास्ता तो जैसे गुरु आप हैं, आपने एक बार बता दिया कि ये प्रोसीजर है और तुम ऐसे ऐसे चल लो, हम चलने लगे। ओके, अरे तो यही करते हैं, सबने अपना अपना प्रोसीजर बना रखा है, वो अलग बात है, उसका रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता वो एक अलग इशू है, बट सबने एक बना तो यही रखा है। भाई नामदान कर दिया, नाम दे दिया उसको, बात खत्म हो गई। बात खत्म कैसे हो गई? नाम लेके चला गया और रटता रहेगा, जपता रहेगा। कोई पोएम जैसी है वो, उसको यही बोलता रहेगा। जो भी है नामदान में जो भी करते होंगे लोग, मुझे क्या पता क्या करते हैं। तो बस वो प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते रहो, तो फिर दोबारा नहीं गुरु के पास जाने की जरूरत पड़ती है?
मैं ये कह रही हूँ कि गुरु से लगातार जुड़े रहने की जरूरत होती है, तो वो क्यों होती है जरूरत? जरूरत इसलिए होती है कि समझ में नहीं आता कि ये कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, या कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको पूछने के लिए चल दी है। किसी मोड़ पर क्या मिल गया तो अब इसका क्या करें? भैया ये कहते हैं कि अपना गुरु खुद बनो। है? अपना गुरु खुद बनोगे तभी तो जाकर के तुम्हें अपने कर्म फल दिखने शुरू होंगे। उसके लिए जो योग्यता, गुरु बनने के लिए जो योग्यता चाहिए वो तुम्हें प्राप्त कर रहे हो, तुम गुरु बन गए अपने। नहीं, वो कहता है ना कि अपने आप को पढ़ो। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को समझो। पहली बात तो अध्यात्म पध्यात्म ये सब इतने सारे बना दिए वर्ड कि बंदा वैसे ही कंफ्यूज कर, यार चल ठीक है एक जोड़ लो चिपका लो साथ में और लगे रहो। तो कृपालु जी थे, उनकी पोजीशन ये थी, लोग कहते हैं कि बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जो हॉस्पिटल के लोग हैं वो तो जो देख रेख कर रहे हैं, पर वो कहते थे कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास इस टाइम पे गुरु होते तो हमारे को कष्ट कम होता। अब जो ऑपरेशन का कष्ट है वो कष्ट तो होगा ही ना, लेकिन गुरु के रहने से ऑपरेशन का कष्ट नहीं लगता है, अब कम हो जाता है। तो उनको उनके जो गुरु थे कृपालु जी थे, वो उनके पास खड़े दिखते थे। ये तो बहुत बहुत ज्यादा लोगों से मैंने सुना है कि गुरु पास में खड़े हुए दिखते हैं मुसीबत के समय। बहुत ही ज्यादा लोगों से सुनी है ये बात। वही बात है, इसीलिए रेगुलर कांटेक्ट बना के रखते हैं लोग। अच्छा, क्या जो डिफिकल्ट सिचुएशंस में, जब कष्ट की सिचुएशन होती है तभी तो बंदा भगवान को याद करता है, कहते हैं ना लोग। लेकिन हम लोग के साथ तो उल्टा है भैया। हाँ। हम लोग अपने गुरुजी से पूछते हैं तो बोले तुम्हारा कमाया तुम भोगो, हम क्या करें। हम लोग के साथ तो उल्टा हो रहा है सब लोग। अब तुम गलत फंस गए थे तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, मेरी थोड़ी। बाकी तो कहते कोई बात नहीं बेटा मैं बैठा हूँ, कोई बात नहीं, सुबह संध्या कर लेना, शाम को संध्या कर लेना। आप तो बोलते हो तुम्हारा तुम भोगो, मैं क्या करूँ। हमारे गुरु रास्ता बता देते हैं भैया, ऐसे चलोगे तो कष्ट मुझे। हाँ, रास्ता बता देते हैं, रास्ता तो बता देते हैं। अब लेकिन गुरु पहला स्टेटमेंट यही होता, तुम्हारा कमाया तुम भोगो, मैं क्या करूँ। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो बता दिया तुम्हें कष्ट क्यों आया। जी। अब कृपालु जी महाराज को खड़ा होना पड़ा, हमारे गुरु जी। खड़ा होना नहीं पड़ता, वो रास्ता बता देते हैं। जी जी। ये करेगा तो कष्ट। इसमें भैया एक बात और पूछनी थी मुझे। बोलो। जैसे 79 की लगभग बात है, मेरे पिताजी को बीमारी हो गई थी, मतलब और भयंकर रूप ले चुकी थी वो। ठीक है। तो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे। तो हमारी माताजी जो है उनका एक विश्वास था, मतलब मुझे पता नहीं क्या विश्वास था, मैंने कभी पूछा भी नहीं। बोले बस बैठे हैं, करने वाले करेंगे। तो वो अपना तजुर्बा ये बताती हैं कि जब पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो हमारे नाना जी वहां प्रेजेंट थे, मतलब सूक्ष्म रूप में। हाँ ठीक है। तो बोले बस उन्होंने ही ठीक किया इनको, दवा तो जो थी कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्चुअली क्या होता है जी कि जिसके ऊपर विश्वास होता है ना, जी जी जी, तो उसको देखकर ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना। राइट। तो जो थिंकिंग नेगेटिव हो गई है उसको पॉजिटिव करने में काम आता है ये। जी 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 जी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम फंस गए।
मतलब जिसने जो खड़ा था या जिसने महसूस किया? जो खड़ा था। ओके। वो फंस गया, है? वो फंस गया। ये कृपालु शिरपालु इतने सारे लोग हुए हैं, इनमें किसी को कुछ नहीं मिला। हाँ जी। अच्छा, कुछ मिला किसी को? मुझे कैसे पता होगा? मिला ही नहीं ना। अगर मिल जाता तो सारी दुनिया का अभी भी, अब मर गया वो, मरे हुए उसको हो गए मेरे ख्याल से 1-2 साल हो गए, अभी भी लोगों को दिखते हैं। तो जो दिखते हैं ये क्या प्रक्रिया है? मुक्ति नहीं हुई? तो अपनी इमेजिनेशन ना, मतलब उनकी ध्यान से सुनो। अपनी इमेजिनेशन है हमारी। वो एक्चुअली इमेजिनेशन, उसको मैंने शब्द कह दिया क्योंकि वही वर्ड अवेलेबल है अंग्रेजी में। अदरवाइज ये समझो कि सपने की तरह से है। यार सपने में कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता? फोन के लेकिन सपना, हाँ ठीक है, तो ये उसी तरह का है। सपने में अगर कोई वो चीज दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर तुम्हें पूरा भरोसा है, बहुत भरोसा है, तो तुम्हारी थिंकिंग अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा भरोसा नहीं भी था। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं था। जैसे हमारे पिछले दिनों ये हमारे यहाँ चला, मतलब हमारे जीवन में आया, जो सूक्ष्म हमें निर्देश देता था। तो एक ऐसा निर्देश भी आया था हमारे पास किसी के लिए, बोले तुम इसकी जाके मदद करो और इसको बोलो ऐसा ये सब काम करो, उसको सफलता मिलेगी। ठीक है। तो मैंने संदेशा पहुंचा दिया, कर दिया जो भी उन्होंने कहा मुझे, और उनको उसमें सफलता भी मिली है, अच्छी खासी सफलता मिली। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ मानूं मैं? आपको यूज किया ये तो बहुत सिंपल है इसको समझना। तो ये तो बहुत सिंपल है समझना। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, मैं तो जो समझ रहा हूँ ठीक है, मैं सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ? देखो एक बात समझो ना, इसको इस तरीके से लो कि तुम्हें किसी ने सजेस्ट किया और उसको तुम 10 लाख रुपए देके काम शुरू करवा दो। हाँ जी। किसी ने सजेस्ट किया, तुम्हारा अपना विचार नहीं है ये? नहीं, हमारा अपना विचार नहीं है। किसी ने दिया और तुमने उसके पैसे उसको पैसे दे दिए जी। तो जिसने तुम्हें कहा है कि तुम उसको जाकर के कर लो, तो उसको तुम्हारी कैपेबिलिटी पता होगी ना। नेचुरली। बस ठीक, अभी क्लियर हुई बात। ये तो तकरीबन ये मान लो कि सूक्ष्म और स्थूल कोई फर्क नहीं है दोनों में। फर्क तो भैया है ना, सूक्ष्म विचार देता है और स्थूल उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो स्थूल भी तो विचार देता है, ज्यादातर विचार तो स्थूल ही देते हैं। लेकिन सूक्ष्म इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है ना, कि कर सकता है? वो भी कर सकता है। अच्छा, पर सूक्ष्म के पास वो साधन होने चाहिए ना जो देने हैं जिसको। हाँ, खाली एक सूक्ष्म होने से काम नहीं चलता ना। सूक्ष्म के साथ जो किसी को अगर देना लेना है तो वो उसके लिए भी तो अरेंजमेंट होना चाहिए। राइट। ये सारी ट्रेनिंग मतलब कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि वहां भी योग्यता वाली बात आ गई। हर जगह योग्यता तो हर जगह पर है जी। अगर तुम देखो, एक शब्द कहा जाता है समाधि में रहना सीखो। हाँ जी। पर इस शब्द का मतलब नहीं पता किसी को। हाँ, सबने अपने अपने अर्थ बनाए हैं उसको। तो समाधि में रहने का मतलब क्या है? तुम क्या समझते हो? तुम लोग क्या समझते हो? मैं तो समझती नहीं हूँ।
ये नीतीश जी ने हाथ खड़े कर दिए अपने। वो तो इसको तो एक समझदार मिला हुआ है ना। राकेश जी आप बताइए, वर्णन कीजिए थोड़ा। क्या समाधि में रहना? हाँ मतलब मैंने जो शब्द का अर्थ निकाला था, समाधि में रहने का मतलब है कि शून्य विचारों में रहना या सम रहना, लगभग ऐसा मैं समझता था कि शून्य विचारों में या सम, जो आ रहा सब देखते रहो, जो हो रहा होने वाला वो भी देखते रहो, सम रहो। क्या ऐसा संभव है? सम रहना, सम रहना सिखाया जाता है ना मेडिटेशन में। पेक्षा बन जाओ, खाली जो विचार आ रहे पास ऑन करते जाओ, कुछ भी मत छेड़ो, मत पास थ्रू पास होते जाने। अगर जो भी विचार हो रहे हैं पास ऑन करोगे तो नुकसान नहीं होगा क्या? वो हमें अभी पता लगा था कि मतलब अनडिसाइडेड विचारों को तुमने भेज तो दिया, लेकिन वो 10 डायमेंशन का अपना जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं बैठे हैं वापस आने के लिए दोबारा। वो अभी समझ में आया, वो ये पेंडिंग रह गए, सब अनडिसाइडेड है, सब खाली देख रहे हैं उसको, हम कुछ भी निर्णय नहीं ले रहे। वो अभी आपके जो कोर्स करने के बाद समझ में आया। आएंगे पीछे, इकट्ठे होके आएंगे, पूरा बल्क होके आएगा साथ में जी। इकट्ठे तो पड़े ही आएंगे, क्या पड़े ही अंदर गए थोड़ी? मतलब वापस पूरे फोर्स के साथ आएंगे, जो पेंडिंग छोड़ रखे हैं, पूरी भीड़ की भीड़ इकट्ठी आ जाएगी। मैंने ये समझा, वैसे आप बताएं क्या समझा इसमें हमने? समाधि का मतलब होता है वर्तमान में रहना, बस वर्तमान में, इतना सा मतलब है इसका, छोटा सा जी, सिंपल सा जी जी। पर दिक्कत ये है कि वर्तमान डिफाइन है कि नहीं? वर्तमान पता है किस हो जाता है? जो फैलाया है वो मेरा वर्तमान है। नहीं, जो भैया ने बताया है, जो सांस ले ली वो भूतकाल, जो ले रहे हैं वो वर्तमान, भविष्य में कभी आती नहीं सांस, कभी भी सब वर्तमान होती है हमेशा। जो सांस चली गई वो भूतकाल, जो ले रहे हैं वर्तमान, आने वाली सांस कभी आती नहीं, सब वर्तमान में आती है। लोग कहते हैं कि वर्तमान तो गया, ठीक है, लोग कहते हैं वर्तमान तो गया, वो तो आता ही नहीं कभी। जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान है। ये सब बेवकूफ वाली बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। जो तुम प्रेजेंट ब्रेथ ले रहे हो वही वर्तमान है। जितने लंबा जितना गया, इसीलिए तो कुंभ सांस और श्वास पैथी के बाद कुंभ सांस इंट्रोड्यूस करी गई। श्वास पैथी जो है वो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी लेवल तक जाने के लिए है। 200-250 के करीब मेंटेन कर लो तो एवरेज हेल्थ अच्छी हो जाती है। पर फिर तुम्हारे पास वर्तमान आ गया। जो वर्तमान अभी 1 सेकंड का हिसाब होता है, 1 ही सेकंड का होता है वर्तमान, तो बस आया और गया। तो 1 सेकंड में तुम काम क्या करोगे? तो समाधि में कभी रह ही नहीं सकते। और अगर तुम्हारी ब्रीदिंग जो है वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है, सूक्ष्म का मतलब है एक्चुअली सांस को सूक्ष्म करना। सांस में जो हवा ले रहे हो उसको सूक्ष्म करना। कितना छोटे छोटे उस अंश में उसको तुम बांट सकते हो। एक बांटना का मतलब, छोटे अंश में बांटने का मतलब ये नहीं था काट दो तुम। काटने से छोटा नहीं होता कोई भी चीज। एलोपैथी की प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने, वो कहते हैं ना कि मैं कहता था कि सर्जरी
से सर्जरी मतलब काटने से योग सीख रहे हैं। काटने से कभी योग सीख सकता है क्या कोई? एक तो काटना, योग का मतलब यूनियन और काटने का मतलब डिस्कनेक्शन। और वो सूक्ष्म करने की, छोटा करने की बात होती गई, तो छोटा छोटा करते करते जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले जो है कंप्यूटर बना करता था, वो 3 मंजिल का 4 मंजिल का वो मकान चाहिए होता था उसके लिए, करीब 200 गज का, 200 गज के 4 फ्लोर चाहिए होते थे कंप्यूटर को चलाने के। कंप्यूटर बना के जो चलाया था पहला कंप्यूटर, अब बहुत बड़ा होता था। और अब जो है, अब कंप्यूटर आ गया तुम्हारे जेब में, मोबाइल पे ही है। तो छोटा करते गए, मतलब वो साइज को छोटा करते गए, सूक्ष्म नहीं किया। ये सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म करना अलग चीज होती है और छोटा करना अलग चीज होती है। तो घड़ियों में आने लग गया कंप्यूटर है? अब तो घड़ियों में आने लग गया कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच आती है बहुत। आने तो लग गया। अभी तो धीरे धीरे देख, तू घड़ियों की बात कर रहा है, चश्मे में आ गया। हाँ, वो तो मूवी स्पाइडरमैन होम तो कॉन्सेप्ट ये लैब में कर रहे होते हैं प्रैक्टिस, उसी को मूवी बनाते हैं। भाई पहले जो सिस्टम वो बनती थी, चिप्स बनती थी, वो उसका साइज इतना बड़ा होता था, करीब 4 इंच का, 6 इंच का। अब जो चिप बनती है उसका, वो जो 6 इंच वाली चिप थी, वो आज की तारीख में मुश्किल से 5 mm की होती है, 5-7 mm की। तो सूक्ष्म का मतलब नहीं समझा किसी ने भी। सूक्ष्म की जगह छोटा करना सीख लिया। काटते रहो, काटते रहो, काट काट के छोटा कर लो। अच्छा ठीक है। स्मार्ट वॉच आती है, उसमें सूक्ष्म, अगर सूक्ष्म की समझ में आ जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म हो जाए। तुम खुलवाया मैं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई जब मैन पावर इतनी है अवेलेबल, तो तुम्हें रोबोट की जरूरत कहाँ है? वही, जैसे एक दूसरे की बात भी थॉट्स के थ्रू समझी जा सकती है, तो मोबाइल की भी जरूरत नहीं है अगर क्लैरिटी। इसलिए ये जो वर्ड्स को समझने की बजाय लोगों ने, या जैसे भी समझा, जिस डायरेक्शन में समझा, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। जिसने जो समझ लिया समझ लिया। मोटी बात यह है कि समाधि का मतलब समझ में आ गया ना। समाधि का मतलब है वर्तमान में रहना। और ज्यादातर लोग समाधि का मतलब ये सोचते थे कि समाधि में आ गया मतलब मर गया, समाधि ले ली, मर गया ना। भैया सनातनता का मतलब है एवर समाधि की स्टेट, मैंने ये सुना है। मुझे ना ये भी नहीं समझ आया कि सनातनता क्या है। सनातनता का मतलब होता है जो ना डिस्ट्रॉय होता और ना बनाया जाता, एवर। षोडशी, बेसिकली षोडशी का मतलब, षोडशी ही सनातन है। षोडशी सनातन कैसे है? अगर तुम 16 साल के ही दिखोगे 100 साल की उम्र में भी, तो सनातन हो गया ना। तो कभी ना कभी तो मरेगा वो। मरना अलग बात है। मैंने तब तक ये सुना था कि विष्णु ही सनातन है, बस है? विष्णु ही सनातन है, बाकी कोई सनातन नहीं है। किसने का? विष्णु का तो मतलब ही नहीं पता अभी किसी को। सनातनता का मतलब है कि, सनातनता का एक ही मतलब है
कि एक जैसी स्थिति में रहना, एक जैसी स्थिति में, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आयु नहीं, तुम्हारी आयु बढ़ गई या कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिसाइकलिंग प्रोसेस है। मतलब प्रॉब्लम यहाँ है ना कि कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि एक है रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि सनातनता खत्म हो गई। ओके, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन था। एक हमेशा एक स्टेटमेंट कही जाती है कि ऊर्जा जो एनर्जी है वो रूप ट्रांसफॉर्म होती है, खत्म नहीं होती। तो ऊर्जा सनातन हो गई ना। पर ऊर्जा भैया ये स्टेटमेंट दी जाती है कि ऊर्जा कन्वर्ट होती है, खत्म नहीं होती, साइंस में पढ़ाते हैं। अरे यही तो बताया। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा भी खत्म हो सकती है। नहीं, कैसे खत्म हो जाएगी? रिसाइकिल होती है। रिसाइकिल होके वो ऊर्जा ही बनेगी ऐसा जरूरी नहीं है, वो कुछ भी बन सकती है। ऊर्जा तो ऊर्जा ही रहेगी, रूप बदल लेगी, रूप बदल सकती है। भाई तुमने वर्ड बदल दिया, शब्द बदल दिया, तो इसका मतलब थोड़ी कि उसका वो बदल गया। ठीक है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कर्मफल जो होते हैं वो थॉट के फॉर्म में आते हैं, विचारों के रूप में आते हैं। और क्या ये बात सही है कि विचार ऊर्जा के फॉर्म में आते हैं, हमें जो मिलते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं? विचार ऊर्जा ही तो है। विचार क्या है? ऊर्जा ही है ना। एक पर्टिकुलर शेप में ऊर्जा है, बस एक पर्टिकुलर उसमें। राइट। तो अब मान लीजिए कि एक विचार आया मुझे, अब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं बेकार का थॉट है, मुझे मतलब मेरे को इस डायरेक्शन में नहीं सोचना। तो मैंने जैसे ही उसको रिजेक्ट किया तो वो ऊर्जा कहाँ कन्वर्ट हुई, किस चीज में कन्वर्ट हुई? वातावरण में चली गई। वातावरण में चली गई। और क्या? वातावरण में कैसे चली गई? वो मेरे शरीर से वातावरण में कैसे पास हुई? तो श्वास शरीर में रही कहाँ, वो तो दिमाग में, विचार तो दिमाग में चला गया, उसके बाद तो दिमाग का काम है, उसमें विचार तो ऊर्जा खत्म हो गई ना। दिमाग में आया, दिमाग ने कहा कि नहीं कुछ नहीं करना है हमको, वर्किंग वो ऑर्गन दिमाग की प्रॉब्लम है ना। दिमाग ने जो किया वो तो उसको देखना है। हाँ, तो दिमाग अगर दिमाग तो ऊपर, विचार वाली ऊर्जा तो निमट गई ना। वो निपटी कैसे? अभी तो आपने कहा ऊर्जा निपटती नहीं अरे है यार, वो जब दिमाग में पहुंच गई तो दिमाग ने यूज कर ली ना वो ऊर्जा, तभी तो निपटी। दिमाग ने यूज कर ली। और क्या? दिमाग में यूज हो गई। तुम सिंपल चीजें क्यों नहीं समझते? तुम कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो चीजों को? सिंपल समझो। दिमाग जब एक कंपोनेंट बीच में आ गया तो उसने रिसाइकिल कर दिया ना उसको। ठीक है। चीजों को सिंपल समझोगे तो समझ में आएंगी, कॉम्प्लेक्स करोगे तो नहीं समझ में आएंगी, क्यों? उतनी योग्यता नहीं है। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं। सारे पूछो ना, आप पूछिए ना, आप पूछिए, जानकारी सभी को मिल रही है। कोई मान कहेगा कि मेरा क्वेश्चन है? कोई भी नहीं कहेगा। नहीं, भैया ने अभी कहा था कि विष्णु क्या है ये किसी को पता नहीं है। भैया ने एक स्टेटमेंट में लिखा था कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्मतम इकाई विष्णु है। सबसे सूक्ष्मतम मतलब अपनी टेक्नोलॉजी अगर उतनी सूक्ष्म हो जाए तो विष्णु जी तक पहुंचा जा सकता है। भगवान भैया क्वेश्चन क्या पूछा था? क्या पूछा? सूक्ष्मतम इकाई, ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म इकाई को विष्णु कहा जाता है। वो सवाल पूछ रही थी यार कुछ। मैं ये पूछ रही थी कि ये एक बुक है मेरे पास षोडशी नाम से, इसमें लिखा है कि गुरुकुल परंपरा होती है विद्यादान की, और पुरुष की परंपरा है वीर्यदान की, और स्त्री की परंपरा है गुरुत्व दान की।
और गुरुत्व दान को सर्वोत्तम दान कहा गया है अगली पीढ़ी को। मुझे ये नहीं समझ आया कि गुरुत्व दान क्या होता है। अरे बच्चों की गुरु कौन है? गुरु तो माँ है। फिर तो गुरुत्व दान का मतलब? बच्चे को तुमने 9 महीने अंदर क्या सिखाया और बाहर क्या सिखा रहे हो? वो तो वो सारा गुरुत्व दान ही है। तो गुरुत्व दान तो पुरुष भी स्त्री को करता है, क्योंकि पति भी होता है, कर ही नहीं सकता। पति भी तो पत्नी का गुरु होता है। वो गाइड करता है। अच्छा, वो गुरुत्व दान नहीं कर सकता जो कर ही नहीं सकता ना, तभी तो लिखा है उसके कि वो क्या करता है दान। हाँ, वो इसका मतलब जो फीमेल कंसीव करती है और जो बच्चा उसके थ्रू सीख रहा है गर्भ में, वो गुरुत्व दान कर रही है। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि बच्चों में गुरु तत्व जागृत करवाना भी माता पिता का या माँ का कर्तव्य है। कुछ ऐसा भी है क्या? गुरु तत्व जागृत कराना। क्यों, कल को वो गुरु नहीं बनेंगे क्या? ये क्या होता है और ये मतलब चीज क्या है? अरे जैसे तुम जब शादी करने जा रहे हो तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे इसको गाइड करना है, और उसको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे गाइड होने के लिए इसको डेडिकेट करना है अपने आप को, तभी तो गाइड होगी, नहीं तो मानेगी नहीं उसकी। ठीक है, तो फिर ये कौन सिखाएगा? ये माँ सिखाएगी। माँ, पेरेंट्स। वो भी तो कल के आने वाले टाइम के गुरु बनेंगे। तो इसको हम बोलते हैं गुरु तत्व जागृत करना बच्चे। और क्या? ठीक है। फिर है? भाई समस्या यही हुई कि लोगों ने स्कूल भेजने शुरू कर दिए बिना सोचे समझे। तो गुरु, उनका जो गुरु तत्व है वो यारों दोस्तों से जागृत होने लगा, जिनको खुद को ही नहीं पता उनकी वजह से उनका गुरु तत्व जागृत होने लगा। तो रिश्तेदारी की बजाय यार दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए। तो गुरु तत्व जागृत होने की कोई पर्टिकुलर एज होती है या शुरू से ही होता है? जब से पेट में आता है, जब से शुरू हो जाता है। एज से क्या मतलब है इसका? ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। में ये जो है, जो ये आया है, ये प्राय 1950 के बाद ही शुरू हुआ है। उससे पहले ज्यादातर लोग अनपढ़ हुआ करते थे, स्कूल नहीं भेजते थे उनको। तो अनपढ़ कोई नहीं होता था। अनपढ़ कैसे कह सकते हो? अनपढ़ का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी नहीं आती तो अनपढ़ हो गया? नहीं, स्कूली शिक्षा नहीं होती थी उनको। उनकी तो स्कूल में अंग्रेजी के अलावा और सिखाया ही क्या जाता है? समाज की शिक्षा होती थी उनकी पूरी तरह से। और वो मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्कूल में अंग्रेजी के अलावा और सिखाया ही क्या जाता है? कुछ भी नहीं सिखाया जाता। बस थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है, बस वो छोटी क्लास में सीखते हैं। इतनी सारी नेगेटिव चीजें भी सिखा देते हैं कि वो निपटानी भारी हो जाती है सारी उनके लिए। छुट्टी का कंसेप्ट सिखा देते हैं, छुट्टी है, वही कंसेप्ट इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है पूरी लाइफ को। छुट्टी कभी होती है नहीं, नेचर में छुट्टी का कोई रूल नहीं है, और छुट्टी का कंसेप्ट ही स्कूल से बच्चों को प्रमोट कर देता है, और वो लाइफ लॉन्ग चलता है। फिर छुट्टी चाहिए, वेकेशन चाहिए। जितना ये दुनिया का बुरा हाल हुआ उसका एक सबसे बड़ा रीजन छुट्टी का कंसेप्ट है। और ये क्रिश्चियनिटी नौकरी से हुआ, नौकरी में जब जाने लोगे तब से हुआ। ये तो वो तो स्कूल से हुआ ना कि छुट्टी चाहिए।
और वो वहां से शुरू हुआ। क्रिश्चियनिटी में कहा गया कि गॉड ने 6 दिन दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम किया। उन्होंने जो गॉड को कह दिया कि गॉड ने छुट्टी ली, तो उन्होंने कह दिया अब सब छुट्टी लो। और वो छुट्टी पे करो क्या, तो बाहर घूमने जाओ। उससे घर डिस्टर्ब हो गए पूरी तरह। अभी कुछ हुआ कौन सी? हमारे हिसाब से जब से 5 डेज वीक हुआ तब से और ज्यादा नुकसान हुआ। ज्यादा या कम नहीं होता, नुकसान होता है। जब सूरज छुट्टी नहीं लेता, धरती छुट्टी, मतलब हमारे टाइम पे ज्यादा हुआ है ये कह लीजिए। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में कोई छुट्टी होती नहीं थी। खाने की कभी छुट्टी हुई है क्या? ये छुट्टी के चक्कर में ही तो व्रत और इतने सारे चीजें सिस्टम शुरू करने पड़े। क्यों व्रत वगैरह क्यों? और क्या भाई, व्रत छुट्टी है, छुट्टी और व्रत, खाने से छुट्टी का मतलब क्या है? भैया आपने एक बार मतलब पहले कभी मेरी कहीं मैंने कोई पोस्ट पढ़ी थी या क्या, कि जो करवा चौथ का व्रत होता है ये फीमेल्स की विल पावर को बढ़ाता है उसकी। तो अभी आप कहते हैं कि व्रत शरीर के लिए बहुत हैवी होता है, उसको शरीर पे झेलना मुश्किल। वो एक्चुअली देखो, व्रत का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। उपवास मतलब कि हम खाली पेट रहेंगे, हम कमिटमेंट करते हैं कि नहीं हम नहीं खाएंगे कुछ, हम नहीं पिएंगे कुछ। नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हो क्या? अगर भूख लगी है तुम्हें और तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे जो बॉडी है वो क्या करेगी? बॉडी क्या करेगी बता मुझे। हमेशा जो है कहते हैं ना कि फ्रूट खा लो, कुछ खा लो। वो जो व्रत रखते हैं वो खाना तो नहीं खाते पर फ्रूट खाते हैं। बहुत लोग निर्जल भी रख लेते हैं कि कुछ भी नहीं खाया। बहुत लोग निर्जल भी रखते हैं कि हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। या मोदी जी का उनको वो वही तो बीमार रहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है उसमें? अगर कोई चूज करता है मैं बीमार रहना चाहता हूँ तो उसमें क्या कर लोगे तुम? कोई क्या कर लेगा? तो अभी आप मतलब पहले हमने, या ये गलत कंसेप्ट है कि इस तरह के उपवास विल पावर को बढ़ाते हैं? नहीं, विल पावर बढ़ती है पर वो विल पावर तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए। चाहिए तो है, विल पावर तो लाइफ में जरूरत होती ही है उसकी। किसने कहा? विल पावर किसने चाहिए तुम्हें बताओ? विल पावर चाहिए या सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए? दोनों चाहिए। चाहिए तो किस लिए चाहिए ये भी तो देखो। और फिर जेंडर बेस्ड एक्टिविटी है, बहुत सारी चीजें तो जेंडर बेस्ड भी है। जेंडर बेस्ड मींस तो किसी जेंडर को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। हाँ, तो वैसे हम देखें तो फीमेल की बॉडी को फूड चाहिए या खाना चाहिए थोड़े थोड़े टाइम में, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। हमें नहीं पता फीमेल को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें एक चीज पता है कि भूखा रहना नेचर के अगेंस्ट है। और अगर विल पावर बढ़ानी है तो फिर रहना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बीमार हो जाओ ना कोई बात नहीं, पर विल पावर मेरी स्ट्रांग होनी चाहिए। विल पावर क्यों चाहिए वैसे? मुझे क्या पता, तूने नाम लिया, मैंने तो नहीं लिया। मैंने विल पावर का कभी नाम ही नहीं लिया। मुझे पता ही नहीं कि विल पावर क्यों चाहिए। विल पावर क्या हम नहीं खेलेंगे। विल पावर होती है अपने आप को फिजिकल काम में करने के लिए स्ट्रांग बनाना। मतलब अपने आप को, मैं ये फिजिकल काम है मेरे को करना है और मैं कर नहीं पाता। जैसे गार्डनिंग है, गार्डनिंग का काम मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता, तो अपनी विल पावर को स्ट्रांग करके मैं करने चला जाता हूँ, फिर मैं कर भी लेता हूँ। हाँ, तो वहां विल पावर काम आती है। फीमेल को तो चाहिए ही विल पावर, क्योंकि फीमेल को तो विल पावर चाहिए होती है। इसीलिए तो व्रत फीमेल के लिए बने थे। और पर्सनली प्रॉब्लम ये हो गई ना कि फीमेल कहती है मैं तो व्रत रखा हुआ है तो मैं खाना क्यों बनाऊं।
वो सारे फैक्टर्स अलग हैं कि आप अपने व्रत के लिए सारे घर को डिस्टर्ब करें या अपने डाइजेशन को डिस्टर्ब करें तो वो नुकसान देगा ही। क्योंकि नेचुरोपैथी भी ये कंसेप्ट देती है कि उपवास आपके बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या तो रहा हूं ना कि वो बॉडी के लिए अच्छा इसलिए बताते हैं, नेचुरोपैथी वाले साले वही बात फिर कुछ उनको कहना पड़ता है कि उनको कुछ पता तो है नहीं, वो तो सबको बताते हैं उपवास करो। वो सबको बताते हैं, वो ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि सबके लिए सुटेबल नहीं होता, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड किया जाएगा, एक फैक्टर पे नहीं। लेकिन उपवास करना एक्चुअली बेवकूफी है। तो तुम्हें गार्डनिंग का काम करने की जरूरत क्या है, साला पड़ा रहने दे, जिसका काम है वो करेगा। हर केस में उपवास करना बेवकूफी है। नहीं, प्रॉब्लम ये उपवास को इसलिए जोड़ लिया ना कि यार तेरा गार्डनिंग, तू गार्डनिंग नहीं करता, हमने इतना बड़े वो गमले लगा रखे, पर उसको तू गोड्डी तो कर। ये औरतों ने आदमियों से बदला लेने के लिए किए सारे काम। तो आप कह रहे हैं कि उपवास हर केस में बेवकूफी है? हाँ? उपवास औरत के, आदमी के, हर केस में बेवकूफी है। मैंने कब कहा? अभी तो कह रहे हो। मैंने ये कब कहा? उपवास से विल पावर बढ़ती है, मैंने ये कहा। विल पावर चाहिए तो साला करो ना, नहीं चाहिए तो फिर किसको करना है? मैं को नहीं पता विल पावर चाहिए कि नहीं। पहली बड़ी है, विल पावर की जरूरत क्या है? विल पावर पहले ही बढ़ी हुई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं समझ में आया किसी को, तो उन्होंने एक विल पावर शब्द जोड़ दिया। कन्वर्ट कर दिया। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो तुम गार्डनिंग करो, चाहे तुम खेती करो, जो मर्जी करो। और बहुत सारे घरों में परंपरा होती है जैसे कि ये उपवास करेंगे, तो अब बहुत सारे फैमिलीज में परंपरा होती है कि ये उपवास किया जाएगा। तो ऐसे में किसी की बॉडी, किसी को लग रहा है कि मेरे को नहीं करना है, फिर वो क्या करे? आगे खाएगा। परंपरा तोड़ने के लिए होती है। ये मंदिर जा रहा हूँ, गलत परंपरा है। मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर तो कोई भी जा सकता है ना, और उपवास कर रहा है तो मंदिर रोकेगा तो जाने से कोई है नहीं। हमारे यहाँ बढ़िया था, उपवास करते थे, मतलब व्रत रखते थे जन्माष्टमी का और शिवरात्रि का, और कम से कम 4-4, 5-5 बार खाते थे। अलाउड था सब। नॉर्मली उपवास का मतलब ये होता है कि जो चीज तुम्हें सूट नहीं करती वो नहीं खानी। उपवास तो तुम हर समय करते हो एक्चुअली। तो अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही ना रहे, नेचुरली टॉक्सिन से अंदर ना जाए। अभी पीछे ऐसी भी रिसर्च सामने आई थी कि कैंसर से बचाता है उपवास। एकादशी का व्रत, जैसे एकादशी का व्रत कहते हैं, एकादशी पे व्रत रखो, ये हिंदू कल्चर का एक हिस्सा रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि डाइजेशन के लिए वो बहुत अच्छा है कि उस दिन ना कुछ खाया जाए। अरे फ्रूट तो खाते हैं लोग। लोग क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। हाँ, वो फ्रूट में ही तो आता है। वो पकवान भी बना के खाते हैं। नॉर्मली उपवास में लोग अनाज नहीं खाते। नॉर्मली ये कहा गया है कि उपवास का मतलब अनाज नहीं खाना। उपवास का मतलब होता है कि आप कुछ ना खाएं ना पिए, श्वास के अलावा, मतलब सांस के अलावा कुछ ना। उपवास का मतलब नहीं करना है उपवास। ये तो अपने आप अपनी मर्जी से जो मर्जी डिफाइन कर दो। ये तो अपनी मर्जी हो गई ना। मर्जी का है, यही है। और तेरी मर्जी है। तू ये कह रही है, हम कह रहे हैं उपवास होता है।
तो उपवास तो तुम हर समय करते हो, जब तुम्हें नहीं सूट करता वो मत खाओ, ये उपवास ही तो हो गया। शाम को खाने की छुट्टी नहीं, खाने का मन नहीं है, उपवास रख लो, क्या बात होगी? रख लो, क्या हो ही गया? मन नहीं है मतलब भूख नहीं लगी तो कैसे खाओगे? मत खाओ। हाँ, चट्टे पट्टे खाने का उपवास नहीं होता। फिर तो आपने वही कर दिया, सब दिन होते एक समान, मुंह थोड़ी होता है। सब दिन तो एक समान नहीं हो सकता है। हम तो उपवास रखते ही इसलिए थे कि पकवान खाने ही मिलेंगे आज। हाँ वही ना, चट्टे पट्टे खाने को उपवास होता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। किसी किसी दिन चांद की दशा पोजीशन ऐसी होती है कि उस दिन डाइजेशन के लिए ठीक रहता है कि आप ना खाएं। तो चांद देखने जाओ बाहर, हैं? और चांद देखने बाहर जाओ, हमारा तो घर में ही रहता है। वो तो अपना डाइजेशन जिस दिन खराब हो उस दिन उपवास कर लीजिए और क्या, मत खाइए। ऐसे नहीं होता। अपना डाइजेशन जिस दिन खराब हो उस दिन मत खाइए और क्या। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, उपवास भी एक टेक्नोलॉजी है, और जिससे हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हालांकि मैं इस टाइम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतने पॉइंट्स नहीं है, पर हम उपवास को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दें, भैया कह रहे हैं जैसा। एक्चुअली तो अगर तुम कुंभ सांस के सेकंड लेवल पे जाते हो तो तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं रहती। एग्जैक्टली, वो उपवास ही हो गया ना। पर सेकंड लेवल पे जाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ चाहिए यार ये क्या मतलब हुआ? सेकंड लेवल पे उपवास करने के लिए किचन की बजाय गोलगप्पे वाली ठेली चाहिए, वो तो चाहिए ही। आपको चाहिए ना। यार ये क्या मतलब हुआ? तो गोलगप्पे तुम्हें नहीं अच्छे लगते क्या? अगर कुंभ सांस ठीक से लेनी शुरू कर दे, खाने की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो जाती है। अगर सांस, प्रॉब्लम तो यही है कि लोग कहते हैं सर खाने की अगर जरूरत, अभी हम जो करते हैं श्वास प्रति, उसमें हमारी डाइट आधी रह गई, आधी से भी कम रह गई बल्कि। पर लोग कहते हैं वो तो उम्र बढ़ रही है तो डाइट कम हो ही जाती है। मैंने साला डाइट कम हो जाती है, हमने तो गोलगप्पे आज तक नहीं छोड़े। गोलगप्पे डाइट नहीं होते। क्या होता है? गोलगप्पे डाइट होता है। गोलगप्पे होते हैं बस। महीनों हो गए खाए हुए, जब से साला पंगा पड़ा, जब से तो गोलगप्पे खाए कहाँ। इसीलिए तो पंगा पड़ गया। अब तो ठीक हो गया पंगा था वो, अभी है कुछ ठीक है, अभी तो 6 महीने लगेंगे। एक्चुअली गलती क्या हो गई, ये साला कोरोना ने किया पंगा मेरी जान को। नहीं तो मैं पहले ही करा लेता, और पहले गया भी था मैं डॉक्टर के पास कराने, उसने मना कर दिया, कहता है जी अभी नहीं हो रहा है टेस्ट। क्योंकि उससे हुआ क्या है कि जो ऑर्गन्स थे वो उनमें वीकनेस आ गई। अच्छा, 2-3 दिन में ही है? 2-3 दिन में ही, मतलब 2-4 दिन में ही? 2-4 दिन में क्यों, शुरू से ही, जब से प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन गिरना शुरू हुआ होगा। तो हीमोग्लोबिन गिरने का मतलब है कि तुम्हारा जो ब्लड है वो ऑर्गन्स को पूरा नहीं पहुंच रहा जितना चाहिए। इस तरह की पोजीशन नॉर्मली 1 साल में आती है, मतलब 8 से 10 महीने तो लगे होते हैं इतना कम होने में। तो ये एक इशू जो हुआ, वो हुआ तो है ही ना, प्रैक्टिकल है। तो इसको रिकवर करने, ऑर्गन्स की जो वीकनेस को रिकवर करने में कम से कम 6-8 महीने लगेंगे, वैसे साल भी लग सकता है। तो ये श्वास पैती ही इम्पोर्टेंट, दवाई और श्वास दोनों ही करेगा, वो सॉरी सिस्टम ही करेगा पूरा ठीक, पूरा सिस्टम ही चाहिए। श्वास पैथी तो सिर्फ वो देगा जो हवा में है। जो चीज हवा में ही नहीं है तो वो कैसे मिल जाएगी? तो भैया अगर देखा जाए, जैसे हमारा शरीर बना हुआ है जैसा, तो श्वास में तो इसलिए सारी चीजें होनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट जो हमारे शरीर की हैं, जो जरूरत पड़ती है। शरीर को उस लेवल तक लेके जाओगे तभी तो।
हम लोग उस लेवल तक आ जाए तो सब चीजें हमें मिलती रहेंगी सांस से ही। और क्या मिलती है। लोग हैं ऐसे जिन्होंने 60 70 साल हो गए पानी भी नहीं पिया। यस यस, ऐसे बहुत लोग हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी हैं। आप ब्रिदेरियन करके ढूंढे, ऐसे लोगों को ब्रिदेरियन कहा जाता है, जो सिर्फ सांस से ही जीवित रहते हैं। ना वो वेजिटेरियन है ना वो नॉन वेजिटेरियन है, वो ब्रिदेरियन है। कम्युनिटी डेवलप हो रही है ब्रिदेरियन। ब्रिटेरियन। हाँ, आप गूगल पर ढूंढे तो आपको ऐसे लोगों के बारे में डिटेल्स मिलेंगी जिन्होंने पूरे परिवार हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं लेकिन श्वास पे जीते हैं। जिंदगी में 2 बार खाना खाया था। जब माँ नहीं खा रही तो बच्चा कैसे खाएगा? माँ ने गर्भ से ही नहीं सिखाया बच्चे को कि खाना भी कुछ होता है। सांस से ही सिखाया उसको जीना रहे, तो बच्चा भी ऐसे ही सीख गया, सीख के ही आया। ऐसे केसेस हैं, यूरोप की तरफ हैं। और ये तो बहुत पुराने सिस्टम है, कोई नया थोड़ी है। कुंभकर्ण एग्जाम्पल है। तो एक बार में जब खाता था बहुत सारा खाता था। बहुत सारा कैसे खा सकता है यार? पेट में जितनी जगह होगी उतना ही तो खाएगा। दिखाते तो यही है कि बहुत सारा खा रहा, थाली दिखा तो कुछ भी देंगे, वो टीवी वालों ने तो वो करना है। ऊंट से उन्होंने एग्जाम्पल ले लिया ना, ऊंट वाला एग्जाम्पल ले लिया। बल्कि मेरे हिसाब से तो वो खाता ही नहीं था, वो सांस लेता था। एक दिन 6 महीने में एक बार सांस लेता था बस। और ये टीवी वाले दिखाएंगे तो पता कैसे लगेगा वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। वो कैसे लेता होगा? 6 महीने में एक दिन बस। सांस लेगा ना, सांस बंद करके सो था। वही कि एक वो था, ऋषि था, ऋषि महर्षि कुछ भी कह लो, तो वो पूरा का पूरा समुद्र ही पी गया था। भृगु ऋषि, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि। मतलब ये भी एग्जाम्पल है अवेलेबल। तो लोग इसको कहानी तो बताएंगे ना, कल्पना बताएंगे। जब मैं बाजार में खड़ा होकर सांस लेना दिखाता था लोगों को, तो लोग कहते थे ये संभव कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जबकि मुझे खुद को रियलाइज नहीं हुआ कि ये किस चीज को कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कि जो मेरी सांस की ड्यूरेशन मैंने जब काउंट करी तो 1 मिनट के करीब आई थी। तो मैंने कहा 1 मिनट का सांस हो गया मेरा, मुझे ही नहीं पता लगा। और मैंने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी खास, लोगों को दिखाने के चक्कर में हो गया। ये चंडीगढ़ से शुरू हुआ था, 10-12 साल हुए होंगे। ये देखिए, ये वाला है ये वाला, ये बैकग्राउंड नॉइज है। किसका? कहीं से कोई कुछ बोल रहा है। पूरा टाइम तो आज का करें भैया आगे इससे, है? आगे इससे आगे कल करें। हाँ मेरी कॉल में इन्होंने लाइन बोली है। हाँ हाँ, वैसे भी टाइम हो ही गया। आपने अपने दांतों के लिए ठीक है, क्या किया? क्या चीज? आपने दांतों की दवाई खाई थी, अब ठीक है? हाँ, मैं मंजन करना ब्रश करना बंद कर दिया।